चलिए बच्चा ध्यान देंगे। बच्चा फाइनेंशियल सिस्टम के हमारे जितने भी पिलर्स थे वो जितने पिलर थे 3। फाइनेंशियल सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं बच्चा, फाइनेंशियल सिस्टम को डिवाइड करते हैं फाइनेंशियल मार्केट प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मार्केट काफी कुछ समझ चुके हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ चुके हैं। अभी हमारे चल रहा है कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड से मैंने आपको होमवर्क दिया था बच्चा, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज अलग से पूछ सकते हैं। आज ये एकदम फ्रेश टॉपिक। हेडिंग क्या लिखा है बच्चा? FCCB। क्या ये हेडिंग आपको दिख रही है? चलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझेंगे। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। बच्चा बॉन्ड समझते हैं, बॉन्ड क्या होता है? डिबेंचर के ही जैसा होता है। वेरी गुड बच्चा। FCCB और इसके बाद आपको एक नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा FCEB। ठीक है, चलिए दोनों को नाम को देखेंगे। सबसे पहले दोनों के स्टार्टिंग के नाम में फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी फॉरेन करेंसी। दोनों की आखिरी में क्या लिखा है बच्चा? बॉन्ड्स। दोनों के आखिरी में क्या लिखा है? बॉन्ड। बस एक चीज चेंज है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। दोनों को साथ में समझाऊंगी, फिर इसके थ्योरी कंटेंट में आएंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे पहले नाम सुना था लेकिन समझा नहीं था, नाम इससे पहले सुना है, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ठीक है, कुछ भी अभी नोट करने की जरूरत नहीं है बच्चा, स्क्रीन में देखेंगे। हाँ वो ब्लर है, मैं इसके ऊपर कोड कर दूंगी, है ना। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक्चुअली में बड़ा करने के चक्कर में ब्लर हो गया। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड समझना। एक कंपनी है जो कि ए है, एक कंपनी है जो कि क्या है बच्चा? ए कंपनी है। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट को बच्चा समझते हैं। सबसे पहले फॉरेन करेंसी में कन्वर्टेबल बॉन्ड की बात करूं। एक कंपनी एक तरफ बच्चा ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या किया बच्चा? बॉन्ड इशू किया। इस कंपनी ने क्या किया बच्चा? बॉन्ड इशू किया। किसको इशू किया बच्चा? इंडिया के लोगों को अगर बॉन्ड इशू किया तो बॉन्ड होगा ना। मैंने आईटेक्स कंपनी ने अगर बॉन्ड इशू किया, आप लोगों को इशू किया, तो नॉर्मल बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन मैं यहां नहीं कर रही हूं, इंडिया के बाहर कर रही हूं, तो ये है बॉन्ड ही। लेकिन बच्चा इंडिया के बाहर करे, फॉरेन में कर रहे, तो मैं फॉरेन के बाहर बॉन्ड इश्यू कर रही हूँ। तो समझ लो बच्चा ABCDEF ये सब क्या बच्चा? फॉरेनर्स है, इंडिया के बाहर। मैं इन्हें बॉन्ड इश्यू करती हूँ। ठीक है, मैंने इन्हें जैसे ही बॉन्ड इश्यू किया, बदले में ये लोग मुझे क्या देंगे? फंड देंगे, पैसे देंगे। ठीक है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। इसका नाम फॉरेन करेंसी क्यों है? फॉरेन करेंसी क्यों है? क्योंकि ये बॉन्ड है। हमने कंपनी ने बॉन्ड इशू किया बाहर के लोगों को, बदले में उन्होंने हमें पैसे दिए, लेकिन पैसे क्या इंडियन करेंसी में दिए क्या? फॉरेन करेंसी में मिले, इसलिए इनको फॉरेन करेंसी वाले बॉन्ड बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे सी का मतलब क्या है बच्चा? कन्वर्टेबल। हमने कहा ये बॉन्ड हमने आपको दिया है, ठीक है, ये बॉन्ड अपने पास रखिए। बॉन्ड में ड्यूरेशन लिखा होगा, पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट भी। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, ये बॉन्ड बच्चा हमने दिया और 5 साल की मेच्योरिटी थी। कितने साल की मेच्योरिटी थी? 5 साल की। 5 साल की मेच्योरिटी हमारी खत्म हो जाती है, तो बच्चा ये फॉर्नर वापस आएगा कंपनी के पास, और कंपनी के पास आकर क्या बोलेगा? मुझे मेरे पैसे वापस करिए, 5 साल मेरे कंप्लीट हो गए। कंपनी इसे कायदे से दे दी, लेकिन कंपनी उसको एक ऑप्शन दे रही है। कंपनी उसे क्या दे रही है बच्चा? एक ऑप्शन कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल, जहां कहीं भी कन्वर्टेबल आ जाता है तो उस बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करेंगे? इक्विटी में। इन्होंने कहा कि एक काम करो, बॉन्ड हमें दीजिए, हम बदले में आपको पैसा दे देंगे। हम बदले में आपको क्या दे देंगे? पैसा। लेकिन 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 हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, आप चाहो तो क्या कर सकते हो बच्चा? इस बॉन्ड के बदले इस बॉन्ड को कन्वर्ट करके किसमें लेके आ जाओ बच्चा? इक्विटी शेयर्स में। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे जो डायग्राम है ये ए लिमिटेड है, यहाँ पे यूएस यूके कुछ नहीं, पब्लिक लिखी है, जनता लिखी है। पहला फर्स्ट स्टेप क्या बच्चा? ए कंपनी ने क्या किया? बॉन्ड इश्यू किया बाहर के लोगों को, बदले में उन्होंने क्या दिया बच्चा? फंड। बदले में उन्होंने क्या दिया? फंड। बच्चा 5 साल की मेच्योरिटी आती है। कितने साल की मेच्योरिटी आती है? 5 साल की। जैसे ही 5 साल की मेच्योरिटी आती है तो उनके पास ऑप्शन है, या तो पैसा लेके घर जाए, या तो पैसा लेके क्या करे बच्चा? घर जाए, या तो क्या करे बच्चा? इन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर ले। ये ऑप्शन उनके पास है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के अलावा बच्चा एक दूसरा कॉन्सेप्ट था, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ए कंपनी है, ए कंपनी है, सेम बच्चा
एक कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया, किसको बच्चा? बाहर की पब्लिक को किया। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेम है अभी तक। इन्होंने बदले में क्या दिए होंगे? पैसे दिए होंगे, फंड दिया होगा, लेकिन ये भी फॉरेन करेंसी में दिया होगा। सेम बच्चा, मेच्योरिटी आएगी, मेच्योरिटी आएगी 5 साल के बाद, तो ये अपना पैसा वापस लेके चलेंगे। लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, अभी तक सेम है, लेकिन उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, ए कंपनी के साथ एक दूसरी कंपनी है, ए कंपनी और बी कंपनी का आपस में क्या है बच्चा? टाई। समझना समझना समझना, ए कंपनी और बी कंपनी का आपस में क्या बच्चा? टाइप है। इनका आपस में क्या बच्चा? एक अग्रीमेंट है कि एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन है, मतलब सिंपल अग्रीमेंट है यार, ठीक है। तो ए कंपनी बी कंपनी ने आपस में क्या कर रखा है बच्चा? टाइप कर रखा है। ए कंपनी ऑप्शन दे रही है, या तो पैसे लेकर घर जाइए, या तो आप क्या करो? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। लेकिन ये इक्विटी शेयर्स किसके होंगे? ए कंपनी की नहीं है, बी कंपनी के। ये बात उनको पहले ही बता दी जाए। तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड बोलता है, ये फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड की तरह है, लेकिन बस डिफरेंस ये है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में इक्विटी शेयर जो मिल रहे वो किसके मिल रहे बच्चा? जिसने बॉन्ड इशू किया था। बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी कौन थी? ए। इक्विटी में इक्विटी के जो शेयर्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? ए कंपनी के। लेकिन जब फॉरेन एक्सचेंजेबल बॉन्ड की बात आती है, तो बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी ए है, और इस ए कंपनी ने बी कंपनी के साथ क्या कर रखा है बच्चा? अग्रीमेंट साइन कर रखा है। ये सेम प्रमोटर ग्रुप की कंपनी होगी, सब एक साथ वाली ही कंपनी होगी, जिसने पहले ही बोल दिया है या तो बॉन्ड का पैसा घर लेके जाइए, या तो ऑप्शन ये कि आप इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन ये इक्विटी में जो कन्वर्ट होगा वो मेरी कंपनी का नहीं होगा, ये किस कंपनी का होगा बच्चा? बी कंपनी का। क्या ये बात समझ में आई? बी कंपनी के अगर वो इक्विटी शेयर्स ले लेता है, बी कंपनी के इक्विटी शेयर्स अगर ले लेता है, तो बच्चा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी को पैसे देने की? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बी की। इनका आपस में अग्रीमेंट है ना बच्चा, तो वो आपस में लेते रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? दोनों के थोड़े डिफरेंस बिटवीन में जाएंगे बच्चा, पहले कॉन्सेप्ट समझो, प्रॉपर टाइम दूंगी लिखने का। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिनोमिनेटेड होता है किसमें? फॉरेन करेंसी में, जो कि कन्वर्टेबल कन्वर्ट करता है किसमें बच्चा? इक्विटी शेयर। उसी कंपनी की इक्विटी शेयर जिस कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड बच्चा, ये भी इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ये भी एक्सचेंज करता है, लेकिन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी अदर देन कंपनी इशूइंग बॉन्ड। मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर उसके नहीं है जिस कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, ये अनदर कंपनी के साथ है। पहला पॉइंट समझ में आया मीनिंग? दूसरा, यहाँ पे दो पार्टीज होती है, एक होती है इशू कंपनी जिसने बॉन्ड इशू किया है, दूसरे कौन है बच्चा? इन्वेस्टर्स, जो कि बाहर के हैं। यहाँ उन्होंने बोला कितनी टोटल पार्टी से? 3। पहली पार्टी कौन है? जिसने बॉन्ड इशू किया है। दूसरा बच्चा हमारा इन्वेस्टर। तीसरा वो कंपनी जिसने इक्विटी शेयर इशू किया है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, मोड, इन्होंने बोला ये कन्वर्टेबल है, यहाँ पे सरेंडर किसको किया जा रहा है? कन्वर्जन अगर करे, मतलब बॉन्ड सरेंडर करके इक्विटी ले रहे, तो बच्चा उसी कंपनी को किया जा रहा है, ठीक है। इन्होंने बोला ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चा? एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसफर कर रहे हैं। बॉन्ड के बदले में आपको इक्विटी मिल रहा है, लेकिन ट्रांसफरेबल है, ए के मिलना चाहिए था, मिल किसके रहे? बी के। MOU है वो, है ना, गलती से बी लिख दिया था, MOU है, मेमोरेंडम ऑफ। यहाँ पे कोई MOU साइन हुआ है क्या? ए नहीं किया था, अपनी इक्विटी दे रहा है। इन्होंने बोला भैया MOU साइन होगा किस कंपनी? मेरे एग्जांपल में ए कंपनी और बी कंपनी के बीच में MOU साइन होगा, तभी हो पाएगा। बच्चा मैं इशू करूँ ऐसे में कहूंगी टाटा के ले लो, टाटा और मेरे बीच में कुछ होना तो चाहिए, ठीक है। स्टेटस की बात करूंगी बच्चा, स्टेटस की। फॉरेन करेंसी जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है, बॉन्ड होल्डर जो था, अभी तक जो बॉन्ड होल्डर था वो क्या बन चुका है? शेयर होल्डर। दोनों कंपनी, पहले जिस कंपनी में वो क्या था? बॉन्ड होल्डर, उसी कंपनी में क्या बन गया? शेयर होल्डर। बॉन्ड होल्डर ए कंपनी का था, अगर उसने ऑप्शन ऑप्ट किया तो वो क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर, लेकिन किस कंपनी का? बी का। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड, कुछ नहीं, ये सिंपल बॉन्ड ही है। इंडिया में इशू करे तो ये बॉन्ड हो जाता है, और बॉन्ड को हमने ऑप्शन दे दिया कन्वर्ट करने का। लेकिन ये कौन से वाले? फॉरेन करेंसी वाले, मतलब बदले में हमें क्या मिल रहा है बच्चा? फॉरेन करेंसी। जिस देश में आप इशू करोगे वो करेंसी आपको मिलेगी। ये RBI के पास जाके जमा हो जाता है पैसा, ठीक है, इंडियन रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये बात समझ में आई? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब आपकी एक बार बुक में जाएंगे बच्चा, बुक में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, लेकिन स्टिल हम समझ चुके हैं, तो हमें अब सारे टर्म समझ में आएंगे। हाँ, इसमें टोटल कितनी पार्टीज थी? पहली कौन थी? जिसने बॉन्ड इश्यू किया। दूसरी पार्टी कौन थी? इन्वेस्टर्स हो गए ना। तीसरा कौन है? जो
शेयर इशू करी है। मेरे एग्जाम्पल में ए कंपनी ने इन्वेस्टर्स को क्या किया, बॉन्ड इशू किया। ए कंपनी ने बी कंपनी के साथ क्या किया टाई अप, कि इन्वेस्टर किसके पास आओ, बी कंपनी। तो एक पार्टी ए लिमिटेड, दूसरी बच्चा बी लिमिटेड। हाँ, ए और बी दोनों ही इंडियन रहेंगी। अगर फॉरेन इनकम तो हमें क्या लेना देना, हम तो यहाँ पे इंडिया का मार्केट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी पार्टीज हो गई, 3। लेकिन बच्चा ये क्या बोल रहा है, एक तरफ ए कंपनी और एक तरफ इन्वेस्टर, दो ही पार्टी है। क्लियर है बच्चा? चलिए एक बार आएंगे बुक में बच्चा, बुक में पहले मार्क कर दो, फिर जगह ढूंढ के जो मैंने पढ़ा है उससे भी आप देख सकते। सबसे पहला FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये बॉन्ड इशू कौन करता है, इंडियन कंपनी। अगर फॉरेन कंपनी इशू कर रही है, फॉरेन के लोगों को करनी है, तो हम क्यों यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन कंपनी इशू करी है बाहर के लोगों को, लेकिन ये एक्सप्रेस किस में होता है, फॉरेन करेंसी में। इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट किस में देना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में। मतलब अगर उसने बॉन्ड बच्चा मैच्योरिटी पीरियड में अगर रिडीम नहीं किया, तो रिडीम अगर उसने कर लिया तो वो पैसे लेके जाएंगे ना, दिया फॉरेन करेंसी में था ना, तो रिटर्न भी क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी में। लेकिन अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते तो अब इक्विटी शेयर होल्डर है, रिटर्न करने की तो बात ही नहीं है। बात समझ में आ गया? चलिए FCC भी एक तरीके से क्या होता है बच्चा, अनसिक्योर्ड होता है। ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चा। इसमें ऑप्शन होता है कन्वर्ट करने का इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द इश्यूअर कंपनी। इश्यूअर कंपनी क्यों बोला, क्योंकि अभी क्या पढ़ रहे बच्चा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल। ए कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया था, तो ए ही कंपनी के क्या मिलेंगे, इक्विटी शेयर। क्या ये बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट एंड द रिडम्पशन प्राइस, अगर ऑप्शन ऑफ नहीं किया तो बच्चा रिडम्पशन प्राइस भी मिलेगी और इंटरेस्ट भी मिलेगा ना। कैसे मिलेगा, जब अगर आपने है ना ऑप्शन ऑफ नहीं किया, तो कन्वर्ट कर लियो तो फिर बात ही नहीं है मिलने की। तो बच्चे ये सब किस में मिलेगा, डॉलर में मिलेगा। बात समझ में आ गई? बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है क्या, नहीं, बाकी सब स्किप। ये पॉइंट समझ में आया? नीचे वाले एग्जाम्पल को थोड़ी देर से आएंगे, थोड़ी देर से समझेंगे। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड में आए, फुल फॉर्म समझ में आ गया। ये भी कौन है, इंडियन ही कंपनी है, दोनों इंडियन कंपनी। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड बच्चा रेस करता है फंड इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंजेबिलिटी ऑफ द शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। यहाँ पे शेयर दूसरी कंपनी के मिलते हैं इक्विटी, ठीक है, ए कंपनी बी कंपनी जिनके बीच में टाइप था। चलिए इन्होंने भी उसके बारे में कुछ कुछ बताया है। ये भी बॉन्ड क्या होता है, फॉरेन करेंसी। सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, मिला अगर फॉरेन करेंसी में तो रिटर्न भी फॉरेन करेंसी, अनटिल अनलेस ऑप्ट ना क्या हो ऑप्शन कन्वर्जन का। प्रिंसिपल इंटरेस्ट किसमें पे करना पड़ेगा, सेम फॉरेन करेंसी। इश्यूड, इशू कौन करता है बच्चा, इंडियन कंपनी इशू करेगी, इशूइंग कंपनी जो बॉन्ड इशू करेगी। फिर बच्चा इक्विटी शेयर इशू करने वाली भी कौन है, दोनों इंडियन कंपनी है, दोनों इंडियन कंपनी होती है। दूसरी कंपनी के साथ अगर टाइप रखा तो बढ़िया, अदरवाइज दोनों इंडियन कंपनी होगी। सब्सक्राइब करेगा बच्चा, सब्सक्राइबर कौन है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर के लोगों की बात हो रही है ना बच्चा, तभी वो फॉरेन करेंसी में हमें पैसा दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा अभी तक जितनी भी बातें थी सेम कॉपी पेस्ट फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब एक लास्ट पॉइंट हो जो बस चेंज है, ये एक्सचेंज होता है इक्विटी शेयर में, लेकिन कौन सी कंपनी, अनदर। वो अनदर कंपनी कौन है बच्चा, वो भी इंडियन ही कंपनी है, बी लिमिटेड। मेरे एग्जांपल में ए और बी लिमिटेड का जो मैंने आपको टाई अप बताया था, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए कन्वर्ट इनटू शेयर ऑफ अनदर कंपनी, हमेशा याद रखना वो कौन होगी बच्चा, सेम प्रमोटर ग्रुप होगी, क्योंकि टाई अप उन्हीं के बीच में होगा। क्या बात समझ में आई? वापस ए कंपनी बी कंपनी क्या है, सेम प्रमोटर ग्रुप्स के होते हैं, तभी उनके बीच में एमओयू साइन होता है, टाई अप होता है। बच्चा कोई भी कंपनी किसी के साथ टाई अप नहीं करेगी, प्रमोटर ग्रुप की होगी तो ही करेगी, सेम प्रमोटर, तभी तो वैसी स्कीम लॉन्च कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो आपकी बुक में बस इतना ही दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में अगर पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब मैं आपको टाइम दे रही हूँ बच्चा, क्या ये अगर डिफरेंस बिटवीन लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज फोटो ले लो उसकी। दूसरा बच्चा वो डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा ब्लर ना हो। वो ब्लर इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत स्ट्रेच हो गया। नेक्स्ट बच्चा ध्यान दो, यहाँ पे एक टॉपिक था जो मैंने क्या बोला था, एवरेज अपॉर्चुनिटी। बच्चा प्लीज इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, ठीक है। अरे यही यार फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, उसी में एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है बच्चा। चलिए एवरेज अपॉर्चुनिटी, ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है, समझना अपॉर्चुनिटी, ठीक।
अभी मैंने आपको क्या बोला, ए कंपनी ने इन्वेस्टर्स को क्या बोला, इन्वेस्टर्स को क्या बोला कि भैया हम बॉन्ड दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं बच्चा, बॉन्ड, बदले में इन्होंने हमें क्या दिया बच्चा, फंड्स दिए हैं, ठीक है। लेकिन ए कंपनी ने क्या बोल दिया था, या तो आप क्या करो, रिडीम कर लो, या फिर आपके पास क्या ऑप्शन है बच्चा, कन्वर्ट करने का ऑप्शन, यही है क्या, पहले बताओ, यही था। अब मान लो बच्चा, मान लो कंपनी के जो बॉन्ड थे वो कितने के थे, 500 के, ध्यान देना, कंपनी के जो बॉन्ड थे वो कितने के थे, 500 के थे। इन्होंने कहा कि हम आपको जब शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, इक्विटी शेयर में जब हम आपको कन्वर्ट करके देंगे, वो जो प्राइस है वो 100 रुपए में दे देंगे, शेयर कितने में दे देंगे, 100 रुपए का, है ना, प्राइस लगा के हम दे देंगे। बच्चे समझना, क्या ये इन्वेस्टर एक बार मार्केट में कंपेयर नहीं करेगा, मार्केट में अगर उसके इक्विटी शेयर सस्ते मिल रहे हैं तो क्या वो कंपनी से महंगे मिलेगा। मान लो 80 रुपए के मार्केट में मिल रहा है तो उसे कंपनी से लेना चाहिए कि मार्केट से ले लेना चाहिए। अगर 150 रुपए में मार्केट में मिल रहा है तो कंपनी से, सस्ते पड़े ना। तो बच्चा एक्चुअल में ये कर क्या रहा है, एक मौके का फायदा उठा रहा है। इन्वेस्टर क्या कर रहा है, मौके का फायदा। अगर मार्केट में 150 है तो बच्चा उसकी 50 रुपए की बचत हो रही है, वो क्या करेगा, तुरंत जाकर कंपनी को बोलेगा भैया 100 रुपए में मुझे दे दो, उसे कितने का मुनाफा हो रहा है, 50 का, और मार्केट में जाके बेच देगा, पैसा मिल गया। चलिए बच्चा ध्यान दो, तो बच्चा 100 रुपए की चीज अगर मार्केट में 150 की मिल रही है तो सस्ता मिल रहा है कंपनी से, तो मार्केट से जाकर नहीं खरीदना है, हमें क्या करना है, कंपनी से खरीदना है और मार्केट में जाकर बेच देंगे ना, 50 का फायदा हुआ। आओ इधर नलायक को, एवरेज अपॉर्चुनिटी क्या होता है, फटाफट ध्यान दो, बॉन्ड की। बच्चा कभी कभार ये कैलकुलेशन आ सकते हैं, आपने देखा था बी पार्ट में कभी कभार कोई कैलकुलेशन आ रहे थे, वैसे कैलकुलेशन थे, आ जाइए। आपसे पूछा जाएगा सजेस्ट करिए, सजेस्ट करिए कि मार्केट से वो खरीदना पसंद करेगा कि कंपनी से, तो सारे डेटा दिए होंगे। चलिए एक बार डेटा देखते हैं। इश्यू प्राइस बॉन्ड की कितनी थी बच्चा, 1000 रुपए की। कूपन रेट कुछ नहीं, इंटरेस्ट रेट होता है। कूपन रेट क्या होता है बच्चा, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। 2% का इंटरेस्ट उसने बॉन्ड पे मिलना था। मैच्योरिटी कितनी की थी, 2 साल की। अब बच्चा उसे एक ऑप्शन दिया कि इक्विटी शेयर में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन प्राइस क्या रहेगी बच्चा, 800 रहेगी पर शेयर की वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई। चलिए 2 साल बाद बच्चा, अब उसके पास क्या है, या तो जाके मेच्योरिटी में क्या कर ले, पूरा पैसा ले ले, रिडम्पशन प्राइस प्रिंसिपल ले ले विथ इंटरेस्ट भी उसके पास आया होगा, ठीक है। तो उसने कहा भैया चॉइस विल डिपेंड ऑन मार्केट प्राइस। चलिए मान लो बच्चा मार्केट में प्राइस क्या है बच्चा, कंपनी ने क्या कोट किया था, 800 रुपए, कंपनी ने क्या कोट किया था, 800 रुपए। अगर 800 रुपए से कम होता है, इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कितना होता है, 500, मार्केट में रेट क्या है 500, कंपनी क्या कोट करी है 800, तो भैया कंपनी महंगा दे रही है ना। अगर कंपनी महंगा दे रही है तो वो किससे लेना पसंद करेगा, मार्केट से, ठीक है। अगर अगर 800 से बच्चा वैल्यू हायर है, इन्होंने अभी एग्जांपल दिया नहीं, मान लो बच्चा कितने का पड़ जाता है, 1500 का। हमें कंपनी 800 में दे रही है लेकिन मार्केट में वो चीज कितने की मिल रही है, 1500 में, तो भैया किससे खरीद ले, कंपनी से। तो कुछ नहीं लिखा है, गेट इट शेयर कन्वर्टेड, है ना, क्योंकि ज्यादा उसको फायदा किसमें है, कंपनी से लेने में, क्योंकि डिस्काउंट में मिल रहा है एक तरीके से। क्या ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको बस एक बार क्या करना है बच्चा, मार्केट से कंपेयर करना है। हमें देखना है कंपनी ने क्या कोट किया, कंपनी ने क्या बच्चा 800, कंपनी ने कोट किया 800। आपको देखना है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इन्होंने जो एग्जांपल दिया, एक बार 500 दिया और हमने एक बार खुद से अज्यूम कर लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का। तो कुछ नहीं, बस वो एग्जांपल था। इस टाइप के मौके के फायदा उठाने को हम बोलते हैं आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। आर्बिट्रेजर बच्चा एक होता है, आपने आर्बिट्रेटर सुना होगा, है ना, एक आर्बिट्रेटर होता है जो थर्ड पार्टी होती है, जो दो लोगों के डिस्प्यूट को क्या करती है, रिजॉल्व। तो ऐसे आर्बिट्रेज होता है, ऐसे आर्बिट्रेज होता है जो कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। ये अपॉर्चुनिटी का फायदा ही है ना कि भैया सस्ता कंपनी से खरीद लो और बच्चा महंगे में बेच दो, बीच का फायदा उठाना। अक्सर बच्चा डॉलर को लेकर भी ऐसा ही किया जाता है, आज डॉलर की क्या प्राइस है, आगे चलकर कितनी क्या होगी, डिफरेंस आता रहता है बच्चा। बच्चा 30 दिनों बाद देखेंगे तो ऊपर नीचे प्राइस होती है, तो ऐसे बीच के फायदे उठाए जाते हैं। ऐसी ही चीजें बच्चा लोन को लेकर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम लोन ले रहे हैं, इंडियन बैंक से ले रहे हैं, उसका एक इंटरेस्ट होता है,
यही लोन अगर हम बाहर जाकर देखेंगे बच्चा, उनका एक इंटरेस्ट होता है। तो बीच की अपॉर्चुनिटी का जो भी फायदा उठाता है उसे हम आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट अब पूरे तरीके से होते हैं ओवर। नेक्स्ट हेडिंग बच्चा ध्यान दो, इंडियन डिपॉजिटरी रेसिप्ट। बच्चा हेडिंग देखो क्या लिखा है, आईडी, आईडीआर, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? सिक्योरिटी की डेफिनेशन में हमने ये भी देखा था, लेकिन जब भी आईडीआर आता है तो पहले मैं हमेशा एडीआर की बात करती हूँ, जीडीआर की बात करती हूँ। तो चलिए पहले एडीआर समझेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे? एडीआर। क्योंकि अगर एडीआर जीडीआर समझ में आ जाएगा तो बच्चा आईडीआर भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलिए, शॉर्टकट में एडीआर बोलते हैं, लेकिन अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रेसिप्ट। समझना, शेयर इश्यू कौन कर रहा है बच्चा? शेयर इश्यू कौन कर रहा है बच्चा? इंडियन कंपनी आईटेक्स। अभी बॉन्ड इश्यू कौन कर रहा था? इंडियन कंपनी। अब हम शेयर इश्यू करें, इंडिया में इश्यू करें तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करें, इंडिया के बाहर इश्यू करें, तब हम इक्विटी प्रेफरेंस शेयर ना बोलकर क्या बोलते बच्चा? एडीआर जीडीआर बोलते। अमेरिकन डिपॉजिटरी रेसिप्ट, तो चलो समझते हैं इनको डिपॉजिटरी रेसिप्ट बोलते क्यों है। ठीक है, अमेरिका क्यों बोलते बच्चा? क्योंकि अमेरिका के नखरे थोड़े से ज्यादा है। उन्होंने कहा हमारे देश में अगर आकर शेयर्स बेचोगे तो प्लीज उसका नाम थोड़ा सा अलग रखिए, हमारे रूल्स रेगुलेशन ज्यादा मानिए, इसलिए अमेरिकन डिपॉजिटरी रेसिप्ट। बाकी दूसरी किसी भी कंट्री में करोगे तो वो बोल रहा है भैया हम तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिप्ट है। एक्चुअल में दोनों है क्या? डिपॉजिटरी रेसिप्ट। बस पर्टिकुलर अमेरिका में है तो अमेरिकन, अमेरिका के अलावा अदर कंट्रीज सब ग्लोबल। बात समझ में आ गई? तो एडीआर समझ रहे मतलब इनडायरेक्टली क्या समझ रहे? जीडीआर भी समझ रहे। बात समझ में आई? स्टार्ट करें। आओ, इंडियन कंपनी पहले क्या करेगी? शेयर इश्यू करेगी। शेयर क्या करेगी बच्चा? इश्यू करेगी। इंडियन कंपनी जैसे ही शेयर इश्यू करेगी तो एक डोमेस्टिक क्या लिखा है बच्चा? कस्टोडियन। सबसे पहले मुझे बताओ ये कस्टोडियन कौन होते हैं? सेफ रखते हैं सिक्योरिटीज को। बच्चा, इंडियन कंपनी ने शेयर इश्यू करे, ये शेयर किसको दे दी बच्चा? कस्टोडियन को दे दिया। किसको दे दिया बच्चा? कस्टोडियन को। कस्टोडियन ने क्या किया? ये शेयर अपने पास रखे और इंफॉर्मेशन अपडेट करी। किसको बच्चा? डिपॉजिटरी को। समझना, अभी अगर आप नोटिस करोगे तो पहला पॉइंट क्या है? इंडियन कंपनी पहले शेयर इशू करेगी, ये शेयर इशू करके किसको देगी बच्चा? कस्टोडियन को। लेकिन वो कस्टोडियन के ऊपर क्या लिखा है बच्चा? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब इंडिया का कस्टोडियन। क्या ये बात समझ में आ रही है? इंडियन कंपनी ने क्या किया? शेयर इशू किया, किसको जाकर हैंड ओवर कर दिया वो शेयर? कस्टोडियन को। लेकिन कस्टोडियन डोमेस्टिक है मतलब इंडियन ही है। डोमेस्टिक कस्टोडियन मतलब इंडियन कस्टोडियन को दे दिया। अब ये आगे इंफॉर्मेशन भेजेगी। आगे इंफॉर्मेशन किसको भेजेगी बच्चा? डिपॉजिटरी को। ठीक है, डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी बैंक लिखा है बच्चा, ये वही डिपॉजिटरी जो हमारी इंडिया में कौन होता है? एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंगे। फिजिकल फॉर्म में तो इनके पास है ना बच्चा, फिजिकल फॉर्म में किसके पास है? कस्टोडियन के पास। अब ये क्या कहेगी? फिजिकल फॉर्म में शेयर मेरे पास आगे है, इंफॉर्मेशन किसको देगी बच्चा? डिपॉजिटरी को। लेकिन ये डिपॉजिटरी इंडिया का कि इंडिया के बाहर? क्या लिखा है? ओवरसीज। बाहर के डिपॉजिटरी को बोलेगी, क्या बोलेगी? कि कस्टोडियन बोलेगा मेरे पास फिजिकल शेयर्स आ गए हैं सर, प्लीज अब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर इश्यू कर दो ना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर दो? शेयर इश्यू कर दो। तो ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को इन्फॉर्म किया जाएगा। अब ये क्या कहेगा कि मुझे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब ये आगे इंफॉर्मेशन देगा, किसको देगा बच्चा? इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर कौन से? सारे सारे फॉरेनर्स हैं। 4 लोग थे। पहला कौन था? इंडियन कंपनी ने शेयर इशू किया, किसको दिया? डोमेस्टिक कस्टोडियन को, कि भैया इक्विटी शेयर्स रखो अपने पास। ठीक है, अब इसने बाहर की ओवरसीज डिपॉजिटरी को बोला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू कर दो, फिजिकल मेरे पास आ गया। इनके बीच में एग्रीमेंट टाई अप होता है। फिर ये आगे स्प्रेड कर देगी पूरे अमेरिका की जनता को कि भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स अवेलेबल है, आओ जिसको खरीदना है हमसे खरीदिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? सारे इन्वेस्टर्स खरीदेंगे बच्चा। जैसे ही खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? फंड रेज हो जाएगा। ये फंड सीधा किसके पास आएगा बच्चा? इंडियन कंपनी के पास। ये फंड किसके पास आएगा बच्चा? इंडियन कंपनी। क्या ये बात समझ में आ रही? लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारी इंडियन कंपनी करती है क्या? नहीं। इसने काम किसको दे दिया? कस्टोडियन को। कस्टोडियन काम किसको दे दिया? डिपॉजिटरी को। लेकिन डिपॉजिटरी कौन है? बाहर, ओवरसीज। अब इस डिपॉजिटरी ने किसको बोल दिया भैया? बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स को। बच्चा, तो डिपॉजिटरी क्या है? ये प्रॉपर मैंने हिंदी फॉर्म में लिखा है। डिपॉजिटरी क्या है? डिपॉजिटरी जो इन्वेस्टर को बच्चा, कुछ नहीं, थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज हो गई है ना, रिसीव का इंफॉर्मेशन देता है डिपॉजिटरी से वापस।
ये क्या देगा बच्चा, शेयर इशू कर रहा है क्या, शेयर इशू कर रहा है क्या, नहीं। तो बच्चा हम वहां पे शेयर इक्विटी प्रेफरेंस वर्ड यूज ना करके रादर क्या करते हैं बच्चा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो ओवरसीज डिपॉजिटरी ने इशू करी एक रिसिप्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। किसको इशू करी बच्चा, इन्वेस्टर को, जो प्रूफ है कि आपने इस इंडियन कंपनी के शेयर्स लिए। बात समझ में आई, इसीलिए इनका नाम है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। बात समझ में आई। पहला कौन है, इंडियन कंपनी, कस्टोडियन को देता हो, कस्टोडियन कहाँ का है, डोमेस्टिक, ठीक है। इसने इंफॉर्मेशन किसको दी, ओवरसीज डिपॉजिटर को। डिपॉजिटरी ने जो जो इन्वेस्टर उससे खरीद रहा है उसको वो इशू कर रहा है एक डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्योंकि अमेरिका में इशू किया जा रहा है इसलिए इसे हम बोलते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिका को छोड़कर बाकी सब जगह तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बात समझ में आ गई, पक्का। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आपके बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन ये समझना पहले जरूरी था। हम इंडिया है, इंडियन कंपनी अगर इशू करेगी तो ये सेम। अब ऑपोजिट कर रहे, ऑपोजिट कर रहे, फॉरेन कंपनी क्या कर रही है, इंडिया में शेयर इशू कर रही है, क्या हम उसे आईडीआर बोल सकती हूँ, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बदल जाएंगे, इशू करने वाली इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी, तो इशूइंग कंपनी कौन सी है, फॉरेन। ध्यान देना, उन्होंने इशू किया, वो किसके कस्टोडियन को इक्विटी शेयर्स देंगे, उनके खुद के। तो हम क्या डोमेस्टिक बोल देंगे, हम बोलेंगे ओवरसीज कस्टोडियन। क्या मैं ओवरसीज कस्टोडियन बैंक बोल सकती हूँ, पक्का। समझ में आया ना। अब वहां का जो कस्टोडियन होगा वो इंडिया के डिपॉजिटरी को इंफॉर्मेशन देगा, क्या मैं उसे डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बोल सकती हूँ, पक्का पक्का। अब हमारा डोमेस्टिक डिपॉजिटरी वही एनएसडीएल सीडीएसएल है, वो कहेगा मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसको खरीदना है मुझसे खरीदो। जो जो खरीदेगा इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टर्स कौन है, हमारे इंडियंस है बच्चा। ये प्रूफ में हमें क्या देंगे, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो बच्चा इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। बच्चा ये कुछ नहीं, ये फॉरेन शेयर्स होते हैं। हाँ, शेयर सर्टिफिकेट ही है, ये शेयर सर्टिफिकेट है, लेकिन टर्म्स बस अलग यूज हो रहे हैं। ये बच्चा फॉरेन कंपनी के एक तरीके से शेयर्स है जो बच्चा हमारे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होंगे, लिस्ट होंगे। क्या ये बात समझ में आई, पक्का। एडीआर जीडीआर आईडीआर समझ में आ गया, पक्का पक्का। अब आपकी बुक ने बोरिंग तरीके से चीजें दे रखी है, आओ एक बार देखें। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अब सारे टर्म समझ में आ जाएंगे। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मींस ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक लेटर ही था। ये किस फॉर्म में होता है, ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। क्यों, क्योंकि कौन इशू करता है, डिपॉजिटरी। अब आईडीआर की बात करूं तो इंडिया का करेगा, एडीआर जीडीआर की बात करूं तो वहां के करेंगे, ओवरसीज के। क्रिएटेड बाय क्या लिखा है, डोमेस्टिक डिपॉजिटरी इन इंडिया। क्यों लिखा है, क्योंकि हम इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट पढ़ रहे हैं ना बच्चा। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट तो हमारे एनएसडीएल सीडीएसएल ही करेगा। ऑथराइज्ड बाय द कंपनी, किस कंपनी ने ऑथराइजेशन दी होगी, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन की कंपनी ने ऑथराइजेशन दिया ना बच्चा, उसी ने कस्टोडियन को दिया, उसी ने किसको दिया, हमारे डिपॉजिटरी को। ये आईडीआर क्या होता है बच्चा, क्योंकि इंडिया में आ गए हम तो भैया इंडियन रुपी देंगे ना। हम अगर देंगे, मुझे बच्चा बाहर की एप्पल कंपनी के मुझे शेयर्स खरीदने, तो भैया मैं तो इंडियन रुपी दे रही हूँ ना, मैं थोड़ा फॉरेन करेंसी दे रही हूँ, वो फिर आपस में आरबीआई समझेगी। फॉरेन कंपनी रेस करती है फंड कहां से बच्चा, इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट से। जैसे एडीआर जीडीआर से हम बाहर से पैसा उठा रहे हैं, ऐसे बच्चा बाहर की कंपनी हमारी इंडिया से पैसा उठा रही है। हेल्ड बाय, ये जो शेयर्स होते हैं किसके कंट्रोल में होते हैं, ओवरसीज कस्टोडियन। ओवरसीज और डोमेस्टिक सोच समझ के लगाना, ठीक है। ऑथराइजेशन किसको मिलती है, इंडियन डिपॉजिट, क्या डोमेस्टिक भी बोल सकती हूँ, टू इशू, ताकि वो एडीआर इशू कर सके। बच्चा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, स्टैंडर्ड है ना, चार्टर्ड एक बच्चा कंपनी है, ये कंपनी है, मल्टीनेशनल बैंक है जो ऑल ओवर इंडिया चलता है बच्चा। उसने आईडीआर हमारी इंडिया में इशू करके रखे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, इंडियन मार्केट में लिस्ट है, ये बस एग्जांपल देके बता रहे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, अभी चुपचाप पढ़ो। चलो बच्चा, सबसे पहले टॉपिक हमने क्या पढ़ा, एफसीसी डी, एफसीईबी, तीसरा क्या पढ़ा, आईडीआर। समझ में आ गया, पहला वाला बॉन्ड था, दूसरा वाला बॉन्ड था, तीसरा क्या था, डिपॉजिट। कुछ नहीं बच्चा, अलग अलग तरीके पैसे लेने के, लेकिन ये पैसे इंडिया से नहीं ले रहे, कहां से उठा रहे, बाहर के मार्केट से उठा रहे, और बाहर वाला मार्केट भी हमारी इंडिया से पैसा उठा सकता है थ्रू आईडीआर। समझ में आया, क्या डेरिवेटिव दिख रहा है, थोड़े टाइम के लिए स्किप, हैवी सब्जेक्ट, हैवी टॉपिक है, यहाँ हो जाएगा। फ्यूचर दिख रहा है, थोड़े टाइम के लिए स्किप। क्यों स्किप करूं बच्चा, रीजन बिहाइंड,
ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन वो भी नहीं दिख रहे? स्किप थोड़ी देर के लिए, चिल्लर टॉपिक आ जाओ, चिल्लर टॉपिक करेंगे। वारंट इससे पहले सुना है? वेरी गुड। वारंट कुछ नहीं, एक सिक्योरिटी है। आ जाओ, आ जाओ। वारंट कुछ नहीं, सिंपल। अभी बच्चा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में मैंने एक ऑप्शन सिखाया तुम्हें। हमारी साफ साफ कंपनी ने क्या बोल दिया था कि भैया 800 रुपए का है, लेकिन हम आपको कन्वर्ट करने का 800 का है। मार्केट में अगर 500 है तो क्या आओगे इनके पास? बिल्कुल नहीं आना। लेकिन अगर मार्केट में 1500 है तो आओगे। हाँ, तो वारंट कुछ नहीं, एक सिक्योरिटी है। वापस, वारंट एक सिक्योरिटी है जिसमें एक राइट ही दिया जाता है, जिसमें एक राइट ही दिया जाता है। इस राइट में आपको ऑप्शन ही दिया जाता है। हमने एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू, वारंट के थ्रू पैसा लिया जा रहा है। इक्विटी के थ्रू पैसा ले रही है ना कंपनी, प्रेफरेंस के थ्रू पैसा ले रही है ना, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब अलग अलग तरीके है ना। वारंट भी एक सिक्योरिटी है, वारंट भी एक तरीका है जिससे कंपनी ने वारंट के नाम पे क्या ले लिया बच्चा? आपसे पैसा ले लिया। ये पैसा उनको रिटर्न करना है। जैसे डिबेंचर बॉन्ड में पैसा रिटर्न करना होता है, ऐसे वारंट में भी रिटर्न करना है। लेकिन वारंट में आपको क्या दे दिया बच्चा? एक ऑप्शन। वारंट में क्या दे दिया? एक ऑप्शन। या तो मैच्योरिटी पीरियड, सेम बच्चा, फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी पीरियड 2 साल के, 2 साल जैसे ही खत्म होंगे हम आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे देंगे, आप घर जाइए। या फिर ऑप्शन क्या है, क्या इसे क्या करेंगे? कन्वर्ट। जैसे ही कन्वर्ट की बारी आती है तो इक्विटी शेयर मिलने वाले। लेकिन बच्चा अगर इक्विटी शेयर दिए जा रहे तो क्या मार्केट की प्राइस नहीं एक बार देखोगे? देखेंगे। तो सेम बातें हैं, आ जाइए। हाँ, वही ऊपर नीचे ना लाइन। वारंट मींस क्या है? ऑप्शन। इशू बाय क्या होता है बच्चा? कंपनी। कंपनी ने एक ऑप्शन इशू कर दिया, किसको बच्चा? बायर को, जिसने इसे खरीदा है। इसमें एक ऑप्शन दिया है, राइट टू परचेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर परचेज करने का राइट मिल जाता है बच्चा। वो शेयर्स वन एंड ओनली कौन होंगे बच्चा? इक्विटी शेयर कैपिटल का ही पार्ट बनेंगे। ठीक है, जब आप बच्चा जो भी गिवन पीरियड होगा 2 साल के बाद आना, ये ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसी बातें लिखी रहती है वारंट में। बच्चा वारंट हैज राइट, ये राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, लेना ही पड़ेगा। मतलब ऑप्शन है ना, ये एक राइट है, ऑप्शन है, जो आप ले भी सकते हो और नहीं भी। इन्होंने कहा भैया ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमेशा कन्वर्ट ही होगा, आप पैसा लेके घर भी जा सकते हैं, या तो उस पैसे के बदले इक्विटी शेयर्स ले लीजिए। ऑप्शनल कन्वर्जन है, इन्वेस्टर को अगर बेनिफिट लगेगा देन ही विल बी डेफिनेटली बच्चा क्या करेगा? कन्वर्ट कर लेगा। कुछ नहीं, यही चीज उन्होंने एग्जाम्पल देके समझा दी है कि भैया कन्वर्जन प्राइस बच्चा वारंट का कंपनी ने क्या दिया? क्या दिया? 70। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है? 70। मार्केट में प्राइस क्या है? तो क्या लगता है किससे लेना चाहिए? कंपनी से। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सजेशन मांगा जाएगा। ठीक है, दे देंगे सजेशन। लेकिन मार्केट में प्राइस क्या हो गई है? 40। मार्केट में प्राइस क्या हो गई है? 40। तो बच्चा इस केस में क्या करेंगे? इस ऑप्शन को लैप्स कर दो, नहीं चाहिए हमें, हमें हमारे पैसे दो, हम निकल लेंगे घर। बात समझ में आ गई? तो वारंट कुछ नहीं, एक सिक्योरिटी, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऑप्शन दिया जा रहा है, लेकिन इस ऑप्शन को हमेशा मार्केट से कंपेयर करने का। जस्ट लाइक अभी जो हमने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड पढ़ा। समझ में आ गया? पक्का? चिल्लर टॉपिक था, सेम सेम, बस मार्क करेंगे बच्चा। वारंट हो गया, नलाइको। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या लिखा है, शॉर्टकट में क्या लिखा है? REIT। फुल फॉर्म क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ट्रस्ट से कुछ याद आना चाहिए, म्यूचुअल फंड। डिबेंचर ट्रस्टी तो ट्रस्ट का ट्रस्टी है ना। म्यूचुअल फंड और एक और क्या था? वो भी ठीक है। और अभी फ्रेश ताजा था, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। बच्चा समझना, म्यूचुअल फंड क्या बोलता है? अलग अलग स्कीम में डालता है ना। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम भी अलग अलग स्कीम में डालता है ना। बच्चा इन्होंने बोला हमने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया है, हमने एक ट्रस्ट बनाया है, हम भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ही है, लेकिन हमारा पर्पस क्या है? फोकस है। फोकस कहाँ है? कहाँ स्कीम में? कौन सी स्कीम में पैसा लगेगा? ओनली रियल एस्टेट में, ओनली रियल एस्टेट। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा? हमने पढ़ा था कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाता, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में लगाता है और अदर में भी। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम शेयर मार्केट में नहीं, अदर में लगाता है। बच्चा ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि ओन ऑपरेटेड फाइनेंस, पूरा का पूरा ये चलता है किस पे बच्चा? रियल एस्टेट में। इस रियल एस्टेट ट्रस्ट में आप पैसा डालिए, आपका छोटा छोटा पैसा, वो ये ना कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, सबका पैसा इकट्ठा कर कर भैया लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में। अब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में बच्चा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, ये सब खरीदे जाएंगे।
और उसकी रेंटल इनकम से इनकम आएगी और ये इनकम यूनिट होल्डर को वापस इनकम के फॉर्म में रिटर्न हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस स्कीम का ओनली सोल पर्पस क्या है? रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है? ये टॉपिक है, इस टॉपिक से सेम मिलता जुलता आपको एक और हेडिंग मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भी एकदम फोकस्ड है। इसका पैसा कहाँ लगेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, रेलवेज, ब्रिज, डैम, ये सब। मतलब वो रियल एस्टेट में स्कीम का पैसा लगाते हैं। और ये भी क्या है? ये भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ये किस में लगा रहे हैं बच्चा? इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों दोनों सेम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। काम इनका म्यूचुअल फंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वैसा ही चलता है। इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में कुछ फंड मैनेजर थे कि ये ट्रस्टी समझ में आ रहा है, स्पॉन्सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर ये तो फर्स्ट टाइम सुन रहे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट बच्चा अपने आप में बहुत बड़ा होता है, तो जितने प्रोजेक्ट चल रहे उसके लिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेजर होगा वो बड़े लेवल में देख रहा होगा, उसने कहा कि फॉर एग्जाम्पल फ्लाईओवर बन रहा है, वेरी गुड, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते भाई तू संभाल इसे, तो कुछ नहीं, इसके अंडर में प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? पहले बताओ, दोनों चीजें साथ में समझी। ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, इसका पर्पस क्या है? रियल एस्टेट। दूसरे वाले का क्या है? इंफ्रा। चलो दोनों को वन बाय वन फटाफट पढ़े। सब पढ़ी हुई समझी हुई चीजें आ जाइए। स्टॉक होल्डर जो इसका होगा, स्टॉक होल्डर यूनिट होल्डर, सेम बात है। अर्न शेयर इनकम प्रोड्यूस थ्रू, इसका पूरा पैसा किससे आएगा? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से। विदाउट बाइंग, क्या उन्हें प्रॉपर्टी पूरी खरीदने की जरूरत है? क्या पूरा फाइनेंस करने की जरूरत है? क्या नहीं। बच्चा हमारा छोटा छोटा पैसा बड़ा बनता है, तब जाके हम एक बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते। तो रियल एस्टेट का ये एडवांटेज नहीं हो जाएगा? आपको बड़ा ना खरीद कर आपको इन पे पैसा लगा देना है, बस छोटा छोटा अमाउंट। ठीक है, नलायक परी ध्यान दे दे। बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं बच्चा। अगर आप इनको पैसा देते हो तो फायदा नंबर 1 पहले क्या लिखा है? लेस कैपिटल, मतलब आपके थोड़े से पैसे में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, एक स्टेक मिल जाएगा आपको। चलो, तो बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। दूसरा, सुटेबल किसके लिए? स्मॉल इन्वेस्टर्स। बच्चा बड़े बड़े जो बिल्डर्स के साथ लेना देना होता है, ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएगी। तीसरा क्या? ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। बच्चा सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि नहीं? अगर ये ट्रस्ट बना है, स्टॉक मार्केट से लिंक है, तो स्टॉक मार्केट तो सारी इंफॉर्मेशन देगा। बच्चा डिविडेंड एश्योर्ड है ना, ट्रस्ट बने हुए, मैनेजर्स बने, ये लोग बच्चा ये बस म्यूचुअल फंड जैसी बातें हैं कि भैया रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन भैया रिस्क तो है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, श्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा है, खुद से दिमाग लगाओगे इसके कंपैरिजन। मोस्ट ऑफ द इनकम बच्चा आपकी रेंटल लीज इनकम इसी से आएगी। टैक्स फ्री, सरकार ने इसको साफ साफ क्या बोल दिया, इसमें पैसा लगाओगे तो टैक्स फ्री। भैया टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पैसा लगाओ हम आपको फ्री कर देंगे टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है फास्ट कैपिटल एप्रिसिएशन। बच्चा रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी हमेशा जनरली बढ़ती है ना बच्चा। इन्होंने कहा भैया अनयूजुअल बढ़ जाती है बच्चा, कभी कभार तो दाम एकदम से। बच्चा आप खुद सोचो कहीं अगर कोई सरकार की कोई हाईवे निकल जाए तो एकदम से रेट नहीं बढ़ जाते? गांव के गांव क्या हो जाते भैया? अमीर हो जाते एकदम से। बच्चा अब मैं अगर पूरी इंडिया की बात करूं तो अपन नोएडा जानते हैं, नोएडा के बाजू में क्या है? गुरुग्राम है। बच्चा एकदम से करोड़पति बन गए, एकदम से करोड़पति बन गए उन किसानों के पास जिन्होंने पैसा इतना देखा भी नहीं था, दिमाग कम है लेकिन पैसा इतना ज्यादा मिल गया, क्योंकि भैया सरकार का पूरा प्रोजेक्ट। बच्चा दिल्ली है ही कितना, दिल्ली इधर उधर ही तो बढ़ रहा है। एक तरफ कहाँ बढ़ रहा है? नोएडा। एक तरफ यूपी साइड जा रहा है, एक तरफ कहाँ जा रहा है? हरियाणा साइड जा रहा है। तो ये हरियाणा साइड जो गुरुग्राम बन गया, ये एकदम से लोग अमीर बन गए, दिमाग विमाग है नहीं, कहीं भी बस पैसा मिल गया। चल आओ इधर, है ना। तो इन शॉर्ट में क्या कहना चाह रही हूँ, रेट एकदम से क्या हो जाते हैं बच्चा? ऊपर हो जाते हैं। नेक्स्ट, इजी टू बाय, कंपैरिजन वाइज इजी है ना, रियल एस्टेट में लगाओ। बात समझ में आ गई बच्चा? प्रॉपर्टी खरीदने से तो अच्छा है यूनिट्स खरीद लो, इनकी बेटर है। चलिए नीचे क्या लिखा है? ये म्यूचुअल फंड की तरह ही सिमिलर है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है ना, उनमें और म्यूचुअल फंड में सिमिलैरिटीज थी कि नहीं थी? इसमें क्या मिल रहा है बच्चा? रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड, कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चा? अप्रिशिएट होगा, और ये साथ में स्टॉक की तरह लिस्ट भी तो होते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अच्छे से समझ में आया? प्रोफेशनल में पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे इसमें, ये एक छोटा सा टॉपिक है, फाइनल में पूरा एक चैप्टर, और इसकी गहराई आपको समझा जाएगी। एक्चुअली में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अभी बेसिक समझ में आया? इधर ही रहना लाइक। दूसरा क्या लिखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इस स्कीम का पूरा पैसा कहाँ लगेगा? इंफ्रा में।
इसका मेन एम है फाइनेंस करना, रीफाइनेंस करना किसको बच्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एनकरेजिंग मोर इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट, बच्चा इंडिविजुअल्स में पैसा लगाएगा तो इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा डेवलप होगा। यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है लोगों के पैसे को इकट्ठा किया जाता है, सेवन इन्वेस्टर और इनकम है ना इन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाता है, यहाँ से पैसे जनरेट किया जाता है। कुछ नहीं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की डेफिनेशन बता रहे, बात समझ में आई। कैश फ्लो जनरेट डिस्ट्रीब्यूट अमंग, बच्चा जो पैसा आएगा रिटर्न क्या करेंगे, डिविडेंड के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। कंपेयर टू रियल स्टेट की अगर हम बात करें बच्चा, स्ट्रक्चर ऑपरेशन बोथ, दोनों के दोनों क्या है बच्चा, क्वाइट सिमिलर, दोनों का सिस्टम क्या है, सेम, सारे के सारे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, बस इन्होंने अपना फोकस एरिया अलग अलग कर रखा है, ठीक है। इन्होंने बोला ये भी ट्रस्ट की तरह ही बनता है, ये भी सभी के पास रजिस्टर्ड ही करवाता है, सब तो करवाते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो रियल एस्टेट को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनली उन्होंने बोला इसमें 4 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या है बच्चा, ट्रस्टी। पहला एलिमेंट क्या है, ट्रस्टी। ट्रस्टी को बोला सुन ट्रस्टी तेरे को तो सभी के पास पहले रजिस्टर्ड होना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चा ध्यान देना, ट्रस्टी को क्या बोला, तुम रजिस्टर्ड होना चाहिए सभी के पास। ट्रस्टी बनने के लिए ट्रस्टी कौन होगा, वही डिबेंचर होल्डर वाला ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चा। इसका पूरा पैसा, जितना भी पैसा 100% की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बाइफरगेट कर दिया, 80% और 20%। 80% हमेशा ध्यान रखना इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगे, बाकी 20% आपको जो करना है कर लो। मतलब आपको रियल एस्टेट में लगाना लगाइए, आपको कोई दूसरे काम करना है करिए, जो कुछ करना है करिए। आपके पास इन्वेस्टर अगर पैसा दे रहा है तो ट्रस्टी तुमको ख्याल रखना है कि 80% तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगे, तभी तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहलाओगे। आपने नाम रखा इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा कहीं और लगा रहे हो, आप तभी बनोगे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जब 80% इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, स्पॉन्सर कौन होता है बच्चा, प्रमोटर होता है। क्या बोल दिया, प्रमोटर कौन बन सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी, प्रमोटर कंपनी, जिसकी नेटवर्थ क्या होनी चाहिए, मतलब बड़े बड़े लोग होने चाहिए, 100 करोड़ उसका नेटवर्थ होगा तब जाके वो स्पॉन्सर। वेरी गुड, हाई क्लास है ना। चलो, इन्होंने क्या बोल दिया, उसमें से 15% बच्चा, 15% किसमें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में। बच्चा आपके पैसे फंसे रहेंगे कब तक के लिए, लॉक इन पीरियड कितने, 3 साल। और क्या लिखा है बच्चा, अगर किसी रेगुलेटरी ने 3 साल के अलावा कुछ और भी बोल दिया तो उतना ड्यूरेशन जो वो बोलेंगे। बात समझ में आई। इन्होंने बोला स्पॉन्सर, हमेशा तक ना स्पॉन्सर के पैसे को फंसा दिया जाता है, क्योंकि भैया अपना पैसा सोच समझ के लगाएंगे, तो भैया 15% तुम्हारा पैसा लॉक इन पीरियड में जाएगा, कितने के लिए, 3 साल। अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कुछ और बोल रहे तो जो वो बोलेंगे मान लेना। When it's come to public private partnership, बच्चे ये क्या लिखा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अक्सर क्या होता है, सरकार के साथ पार्टनरशिप कर ली जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चा, अकेले सिंगल हैंड नहीं कर सकते, सरकार के साथ टाई अप तो होना पड़ता है। अगर आपने सरकार के साथ टाई अप कर लिया तो आप कहलाते हो ट्रिपल पी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक तरफ सरकार है और एक तरफ कौन है बच्चा, हमारी प्राइवेट कंपनीज। इनको ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स भी बोला जाता है। इन्होंने बोला अगर आपका बड़े लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, जो सरकार के साथ आपकी पार्टनरशिप चल रही है बच्चा, स्पॉन्सर, ये सारे लोग एक तरीके से क्या होंगे बच्चा, स्पेशल पर्पस व्हीकल। मतलब आप अपने आप को एक कंपनी के फॉर्म में बनाओ, वो कंपनी फॉर्म क्या होगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनी है। मतलब ये ट्रिपल पी के जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनानी पड़ेगी। प्रोजेक्ट खत्म, पार्टनरशिप खत्म, आपकी ये स्पेशल पर्पस व्हीकल भी खत्म। क्या ये बात समझ में आई, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बने हैं ये, काम खत्म आप खत्म, आप दूसरा काम करते रहिए। चलो फिर से बता रही मैं, स्पॉन्सर में क्या लिखा है, स्पॉन्सर दे मस्ट होल्ड, स्पॉन्सर को कितना होल्ड करके रखना है, 15%। किसका, किसका, इस ट्रस्ट में जितना भी पैसा लगाए, इन्वेस्टर्स का भी तो लगाए, हम लोगों ने भी तो लगाया है, प्रमोटर का भी लगा, स्पॉन्सर का भी लगा। स्पॉन्सर का कितना, इसका जितना भी 15% होता है वो किसका होगा, स्पॉन्सर का होगा। वो किसका होगा, स्पॉन्सर का होगा। स्पॉन्सर मस्ट होल्ड एटलीस्ट कितना, 15% ऑफ द टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट है। और ये किस में जाएगा बच्चा, लॉक इन में, वो इसे निकाल नहीं पाएगा 3 सालों तक, और जो भी दूसरी रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ गई। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में 40% था, वो नॉर्मल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात हो रही है, और ये पर्टिकुलर बस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। बच्चा जैसे जैसे स्कीम्स होती है, स्कीम्स की
रिक्वायरमेंट्स अलग अलग, लॉक इन में रहेगा। 15% तुम्हारा ही होगा, प्रमोटर का ही होगा, और वो भी लॉक इन में जाएगा। समझ में आए? वो भी कब तक के लिए? 3 साल। वहाँ 40%। एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बच्चा बहुत हैवी, वहां लॉक इन की बात नहीं करी थी मैं। समझो 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 बच्चा। एक होता है जनरल रूल, एक होता है जनरल रूल, एक्सेप्शन भी होते हैं। अब मैं क्या कह रही हूँ, इन्होंने एक जनरल कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करी, जनरली प्रमोटर इतना पैसा फंसा होगा 40%, वो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं अलग अलग स्कीम्स है जो कि स्पेसिफिक है। अगर आपकी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की है तो ये लिमिट आपके लिए स्पेसिफिक हो जाएगी, फिर उस जनरल को हम भूल जाएंगे। क्या बात समझ में? कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है जनरल स्पेसिफिक, प्रिवेल कौन करेगा? स्पेसिफिक। बात समझ में आ गई? ऐसे अलग अलग टाइप की स्कीम्स होती हैं, जैसे रियल स्टेट की उन्होंने बताई नहीं है, इसकी भी होती है। जो ये आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो ना, फाइनल में पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे, रियल स्टेट एक अलग चैप्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक अलग, और अंदर जम के डिटेलिंग है प्रमोटर को क्या क्या करना है, कैसे कैसे। वो स्पेसिफिक है तो प्रमोटर को फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए बच्चा, इन्वेस्टमेंट मैनेजर समझ में आया? ये कौन है इन्वेस्टमेंट मैनेजर? इसी का दिमाग है ना, कहाँ की रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी लेनी हो कहाँ की नहीं, चाहे वो इंडिया की, इंडिया के बाहर की, उनकी मर्जी। बात समझ में आ गई? कोई भी हो सकता है। चलिए फिर क्या लिखा है? प्रोजेक्ट मैनेजर। एक पर्टिकुलर जो भी प्रोजेक्ट है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक बंदे को लगा दिया जिसे हम प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं। बात समझ में आई बच्चा? थोड़ा सा ले लेंगे अब ब्रेक।